नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाल हलचल का खास कार्यक्रम शख्सियत। आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्तित्व से कराते हैं जिसने 70 के दशक में सरस्वती शिशु मंदिर में दाखिला लिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को अपने जीवन में उतार लिया। शहडोल संभाग के अनूपपुर जिला मुख्यालय को अपनी कार्यकुशलता के दम पर स्मार्ट बना दिया। मूलतः राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले कारोबारी अशोक कुमार बियानी के पुत्र विवेक कुमार बियानी, जिन्हें लोग बंटी भैया के नाम से जानते हैं, आज हमारे बीच में हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार कैलाश जी। आपके पिता और दादाजी मूलतः कारोबारी रहे हैं। उपनाम बियानी से ही साफ हो जाता है कि आप कारोबार से जुड़े हैं और आपका जो परिवार है वो कारोबारी रहा है। आपने बीते एक दशक के दौरान अपने पिता के मूल कारोबार को, आप पर आरोप है कि आपने उन्हें चौपट कर दिया, जो उन्होंने करीब 3 दशक की मेहनत से एक कारोबार स्थापित किया था अनूपपुर मुख्यालय में, और उसका नाम पूरे अनूपपुर जिले और आसपास के ज़िलों में था, बियानी टाल मिल, ऐसा ही कुछ नाम था उनका। आपने एक दशक के दौरान उसके पूरे कारोबार को आपने चौपट कर दिया। क्या कहना है आपका इसमें, क्या सफाई देते हैं आप? कैलाश जी, थोड़ा सा शब्दों का माया जाल है। यह सच है कि उस कारोबार को मैंने बंद कर दिया। उसके पीछे मुख्य रीज़न ये था कि आरा मशीन, लकड़ी के फर्नीचर, इसके कारण कहीं ना कहीं मैं प्रकृति का विरोध कर रहा था। अगर प्रकृति के साथ हमें जीना है तो प्रकृति का संरक्षण भी हमें करना पड़ेगा। इसलिए वो कारोबार मुझे बहुत रास नहीं आ रहा था, क्योंकि पौधे कटने के पीछे कहीं ना कहीं एक कारण मैं भी बन रहा था। इसलिए मैंने उस कारोबार को छोड़कर निर्माण के कारोबार में, देश के नगर के विकास के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उस कारोबार में मैं जुड़ा। लोगों को खुशियाँ बांटना था, एक ऐसा मैंने व्यापार अपना लिया। आपके रगों में कारोबारियों का खून दौड़ता है। मूलतः राजस्थान से आपके पिताजी रहे हैं, आपके दादाजी भी, और आपका पूरा परिवार जो है कारोबारी रहा है। लेकिन जब आपकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई, 70 के दशक की हम बात करते हैं, सरस्वती शिशु मंदिर अनूपपुर उस समय खुला ही था, उस समय आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ से शुरू हुई। और आरएसएस हो गया, भारत विकास परिषद हो गया, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र हो गया, सेवा भारती हो गया, नगर संघ चालक हो गए, ऐसे कई संगठन हैं जिनसे आप जुड़ गए। और जो मूल कारोबार था, ऐसा नहीं लगता आप उससे भटक गए? आखिर क्या मिलता है आपको इन सब में? देखिए कैलाश जी, जो मनुष्य योनि मिली है वो केवल एक कार्य के लिए नहीं मिली है। विभिन्न प्रकार की कलाओं को पे आपको जीवन अपनी शैली अपनाना है। कारोबार हम किस लिए करते हैं? अपनी आजीविका के लिए, दूसरों की आजीविका के लिए हम उतना कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा समय है। आप पूजा पाठ भी करते हैं, आप घूमने भी जाते हैं, आप अन्य कार्यों में रुचि लेते हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं, तो आपके बहुत सारे दायित्व होते हैं। और इन सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए किसी न किसी संस्था की आवश्यकता होती है, एक संगठन की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं विभिन्न संस्थाओं से जुड़कर जनसेवा का उद्देश्य मन में रखते हुए और इन संगठनों से जुड़कर और सेवा का कार्य करता हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका ध्यान जो है वो भटकता रहता है? आपने 2003 में एक दैनिक समाचार पत्र अपने मित्रों के साथ में शुरू किया अनूपपुर में। संभवतः अनूपपुर का पहला दैनिक समाचार पत्र था, दैनिक अक्षरश है। आप करीब 9 वर्षों तक उसके संपादक भी रहे, अपने संपादकीय भी लिखी, पत्रकारिता भी की, और आपने पहले अनूपपुर का जो प्रेस क्लब बना था उसके अध्यक्ष भी थे। लेकिन फिर आपने 9 सालों करने के बाद फिर आपका ध्यान भटक गया, जैसे टाल से भटका था, प्रेस में आ गए। तो उसको क्यों छोड़ दिया और किन उद्देश्यों से आपने पत्रकारिता शुरू की थी? सेवा ही करनी थी, तो क्या उससे पूरा नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था और हुआ भी। आपके पास एक सीमित समय होता है, उस समय को पहचानना चाहिए। जब अनूपपुर जिले का निर्माण हुआ तो वहाँ पत्रकारिता की एक आधारशिला रखनी थी। एक ऐसा स्तंभ हमको चाहिए था जो पत्रकारिता को नए आयाम तक ले जाए, नए लोगों को उसमें लेके आए। इसलिए हमने जनसेवा को दृष्टिगत रखते हुए अपने ज़िले के विकास के लिए पत्रकारिता जगत में कदम रखा और पहला दैनिक अखबार हमने चालू किया। बहुत सारे लोगों के हमने उसमें काम करे, बहुत सारी समस्याओं को हमने उठाया और समस्या उठाकर उसको निदान तक पहुंचाया।
लेकिन इसके साथ साथ हम अपने पीछे एक इतनी बड़ी टीम खड़ा भी करते चले गए कि उस टीम ने हमारे इस कार्यों को अपना लिया। फिर जब मुझे ये लगा कि अब पर्याप्त इस विधा में लोग आ चुके हैं, अच्छा कार्य चल रहा है, तो एक नई विधा की ओर जो वहाँ उपलब्ध नहीं थी और उसकी आवश्यकता थी, मैं उस विधा में जुड़ गया। आपसे जुड़े हुए लोग जो बताते हैं, आपसे जो नज़दीकी लोग हैं, उनका कहना है कि आरएसएस से आपको एक ऐसी सीख मिली जिससे आप पर्यावरण के प्रेमी हो गए। आपका सोशल मीडिया पे जो पेज है और आपसे जुड़े लोग भी हैं, आपके खुद का जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, पिताजी का जन्मदिन हो, माताजी का जन्मदिन हो, ऐसी तिथियों पर आप पेड़ लगाते हैं और न सिर्फ पेड़ लगाते हैं बल्कि उनकी देखभाल भी करते हैं। महत्वपूर्ण यही है, पेड़ लगाना तो बहुत आसान है, गड्ढा खोदिए, पौधा लगाइए और सेल्फी ले लीजिए। महत्वपूर्ण उस पौधे को बचाना है। मैं वही पेड़ लगाता हूँ जिसको मैं बचा सकता हूँ और उतने ही पेड़ लगाता हूँ जितने मैं बचा सकता हूँ। इस बार लॉकडाउन में मैंने 500 पेड़ नींबू के लगाए, अपने हाथों से लगाए, और उन 500 पेड़ में आज 500 पेड़ जिंदा भी हैं। तो पौधे लगाने वालों से मेरी यही गुजारिश है कि भाई आप पौधे तो लगाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतने ही लगाओ जितने आप बचाओ। आज अमरकंटक आप देख रहे हैं, करोड़ों की संख्या में आपने पौधे लगाए, वृक्षारोपण गए, हम भी उस समय गए थे, पेड़ लगाए। आज क्या स्थिति है? तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए, पौधे लगाइए और उसे बचाइए। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं संघ से कई लोग जुड़े हैं जिले में, और अपन संभाग, शहडोल संभाग की बात करें तो, लेकिन सभी जो हैं तो पर्यावरण के प्रेमी, या भी ये कहें कि आप ही के जैसे पेड़ नहीं लगाते हैं। और ये जुनून कहाँ से मिला, या शिक्षा कहाँ से मिली आरएसएस की? कौन सी क्लास में, कौन से वर्ग में आपको ये चीज़ आ गई कि फिर आप शुरू से नहीं करते थे? करीब ये 1.5 से 2 दशक की अपन बात कर रहे हैं, करीब 2 दशक से आप ये ऐसा करने लगे, जब से आरएसएस की क्लास वगैरह जो उनकी कक्ष होते हैं जो आप ज्वाइन करने लगे, तब से वर्ग वगैरह? देखिए, आरएसएस बहुत विद्वानों की एक संस्था है, अलग अलग विधा के लोग आते हैं। उसी में पर्यावरण को हम कैसे बचाएं और आज के से 50 साल बाद, 100 साल के बाद आने वाली पीढ़ी को हम क्या वातावरण दे के जा रहे हैं। आपने कल्पना की थी बचपन के समय में कि आप कभी पानी खरीद के पिएंगे? आज आप पानी खरीद के पी रहे हैं। आप कोरोना के पहले आपने सोचा था कि ऑक्सीजन का सिलेंडर घर पे रखना पड़ेगा मुझे? आज ऑक्सीजन का सिलेंडर आप हवा खरीद के रख रहे हैं। अगर आप पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ी को आप क्या सौंप के जाएंगे? यही विचार जो आरएसएस जीवन शैली सिखाती है, एक विधा में नहीं, बहुत सारी विधाओं में जीवन शैली को आपके बदल देती है। आपको बताऊं, बात छोटी सी है, आरएसएस का जो आदमी को अगर आप पानी देंगे तो वो आपसे आधा गिलास पानी मांगेगा, अगर उसे आधा गिलास पानी पीना है। हम तो पूरा गिलास पानी लेके और आधा पानी छोड़ देते हैं, लेकिन आरएसएस वाले पानी की हर एक एक बूंद को बचाते हैं। ये एक छोटी छोटी ऐसी हजारों सीख मिलती है आरएसएस से, और वही कारण था कि आज पर्यावरण से मैं इसलिए इतना जुड़ चुका हूँ कि पूरी तरह जैविक, अच्छा और स्वस्थ भोजन जो लोगों को मिल सके, मुझे मिल सके, उस पर मैं प्रयास करता हूँ। आपने जब से पेड़ लगाना शुरू किया, लगभग वही समय होगा जब आप अपने परंपरागत जो व्यवसाय था टाल से, आपने भी बताया कि मैं पर्यावरण का प्रेमी था इसीलिए वो कर दिया, तो आप 10 पेड़ अगर काट रहे थे तो 20 की जगह 100 लगा लेते आप। है, ऐसा प्रावधान है, आदमी को प्रायश्चित करना चाहिए। मेरे आप लगा कारण पेड़, आपने टाल हजारों पेड़ कटे, आरा मशीन में हजारों पेड़ चिरे, लेकिन मैंने हजारों पेड़ लगाया भी, और आगे वाले समय में मैं हजारों पेड़ लगाते भी जा रहा हूँ, लोगों को भी ये सीख देते जा रहा हूँ। ऐसा मेरा ये नहीं कहना है कि बिना लकड़ी के आदमी का जीवन चलेगा, जीवन चलेगा, लकड़ी की भी आवश्यकता है, लेकिन उसे जितना आप सीमित कर सकें उतना आप सीमित करके पर्यावरण को सुरक्षित रखें। आपका एक विद्यालय भी है, आपके जानने वाले लोग बताते हैं 1990 में शायद उसकी स्थापना हुई थी, और अनूपपुर मुख्यालय में ही है। कहने को तो अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है और अंग्रेजी शिक्षा देता वहाँ पर मिलती है सबको, और यही विज्ञापन करके, यही प्रचार प्रसार करके बच्चों का दाखिला भी लिया जाता है। लेकिन कई अभिभावकों की शिकायतें समय समय पर आई कि वहाँ पर अंग्रेजी के आड़ में जो संघ की विचारधारा है, संघ के बीज हैं, हिंदुत्व के बीज हैं, वो आप बच्चों में बोते हैं। इस कारण शायद
कुछ सालों में आपके विद्यालय में डाउनफॉल भी आया। देखिए, जो हिंदुत्व की विचारधारा है, जो आरएसएस की विचारधारा है, ये हर जगह लागू होनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। हर विद्यालय को हिंदुत्व का प्रचार करना चाहिए। देश एक है, एकता के लिए हिंदुत्व आवश्यक है। अब विद्यालय की जो बात है, अंग्रेजी माध्यम इसलिए उसे खोला गया कि अनूपपुर ज़िले में उस वक्त कोई भी ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था। आने वाली सारी उच्च शिक्षा जो लोगों को प्राप्त होती है वो अंग्रेजी माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए ये आवश्यकता थी कि बचपन से ही आदमी अंग्रेजी विधा पे अध्ययन करने लगे, ताकि आने वाली उच्च शिक्षा में उसे तकलीफ़ न हो। और ऐसा नहीं है कि विद्यालय डाउनफॉल में है, क्योंकि वो एक सार्वजनिक संस्था है, एक ट्रस्ट के माध्यम से वो काम करते हैं। उसमें बहुत सारे बच्चे विदेशों में बहुत सारे डॉक्टर बने, बहुत सारे इंजीनियर बने, और वो विद्यालय की देन है। चलिए ये बताइए कि आपने शहडोल से एलएलबी की शिक्षा ली थी, वकालत, कानून की पढ़ाई की। जब आपको यही सब करना था तो उस पढ़ाई की आवश्यकता क्या थी? देखिए, ज्ञान आपको हर क्षेत्र में आवश्यक होता है। कारोबार में भी कानून की जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए, और जिस विधा से मैं जुड़ा हुआ हूँ उस विधा में तो कानून का अच्छा ज्ञान आपको होना चाहिए। जब आपके पास अच्छा ज्ञान होगा तो आप निश्चित रूप से अच्छा कारोबार कर पाएंगे। आप राष्ट्रीय सेवा संघ में अभी सक्रिय हैं, वहाँ पर आप जुड़े हुए हैं। नगर में आपकी वहाँ की जिम्मेदारी दी गई है संघ के द्वारा। सेवा भारती हो, चाहे वैश्य महासम्मेलन हो, उनके भी आप अध्यक्ष रहे जिले के। भारत विकास परिषद में आप रहे हैं। लगभग भाजपा को छोड़कर बाकी जो अनुषंगिक संगठन है, आरएसएस के विश्व हिंदू परिषद में आपने जिम्मेदारियां निभाई। तो चारों तरफ मुझे लगता है कि उसका उद्देश्य क्या, कहीं ऐसा भी तो अभी जो नगर पालिका के वहाँ पर चुनाव होने हैं अनूपपुर मुख्यालय में, उसमें अभी आपका नाम लिया जा रहा है कि भाजपा में आ जाएंगे और बैकडोर से विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस के माध्यम से आएंगे और सीधे टिकट लेकर बैठ जाएंगे। कहीं कोई आपका हिडन एजेंडा है क्या इसमें? क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, बैकडोर वाली बात नहीं है। आरएसएस फ्रंट, सामने आरएसएस होता है, उसके पीछे पूरा संघ की जितनी विधाएं हैं वो चलती हैं। जन सेवा मेरा उद्देश्य है। जन सेवा के लिए जो हमारे आरएसएस के जो हमारे प्रमुख लोग हैं, उनकी जैसे आगे आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे, क्योंकि स्वयं सेवक जो होता है एक सैनिक होता है। वो सैनिक जैसे एक सेना में एक कमांडर का आदेश पालन करता है। हर सैनिक वो जान रहा है कि सामने से गोली आ रही है, गोली लगेगी और वो मर जाएगा, लेकिन कमांडर ने कहा कि निकलो, और वो सैनिक बिना सोचे निकल जाता है। ऐसा ही आरएसएस में हमको समझाया जाता है। आरएसएस के हमारे जो प्रमुख बोलेंगे, हम उस चीज़ को 100% पालन करेंगे। रही बात राजनीति की, तो देखिए, राजनीति से बहुत लेना देना मेरा नहीं है। सभी राजनीतिक दल के लोग हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, सबके साथ हमारा अच्छा व्यवहार चलता है। जनहित के जो भी काम होंगे, देश हित के हर काम होंगे, हम सबके साथ खड़े हैं। उसमें राजनीति कहाँ आती है? आप किसी समय अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अनूपपुर के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी से वहाँ पर विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं। जब वो कांग्रेस में थे तब आप उनके काफ़ी करीबी माने जाते थे। वर्तमान में जो पुष्पराजगढ़ से विधायक हैं, दूसरी बार कांग्रेस से, फुंदेलाल सिंह, और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उनके भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि अब जैसे लग रहा है कि आप दोनों रास्ते पे चलना चाहते हैं कि चलो ये मिल गया तो वहाँ मिल गया, एक हिडन एजेंडा अपना अलग से चल रहा है कि आरएसएस से जुड़े हैं, काम तो कर ही रहे हैं, और हो सकता है कि टिकट मिल जाए, और नहीं है तो फिर सत्ता बदली तो फिर कांग्रेस वालों से भी अच्छे संबंध हैं। जनसेवा तो कहने को तो सामने होती है बातें, लेकिन कहीं कोई आपका नाम आखिर क्यों वहाँ पर आने लगा? अनूपपुर के गलियारों में ये चर्चा आने लगी कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से विवेक बयानी को टिकट मिल रही है, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। जब आप ही ने कहीं बोला होगा या आपके साथ के लोगों ने बोला होगा, ये बात आखिर आई कहाँ से? नहीं, देखिए, लोग आकलन करते हैं, आकलन करना है लोगों को, वो करते रहें। मेरा बहुत स्पष्ट
अभिमत ये है कि मुझे जन सेवा करनी है। जन सेवा की जितनी विधाएं हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, लेकिन अगर वो जनहित और देश हित का काम कर रहे हैं तो उनके साथ मेरी मित्रता है और मैं उनका सहयोग करता हूँ। कांग्रेस हो या बसपा हो या कोई भी हो, हर हिंदुस्तानी, हर देश प्रेमी हमारा भाई है। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए कि चुनाव नज़दीक हैं, कभी भी घोषणा हो सकती है, चाहे 2 महीने लग जाए, चाहे 1 महीना लगे या 6 महीना लगे, आपको जिम्मेदारी दी जाती है वहाँ पर कि हमने आपको टिकट दे दी और आप देश का चुनाव लड़िए, तो आपकी क्या विचार रहेंगे उस समय? और मान लीजिए कि जीत कर आते हैं तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? नहीं, हालांकि ये तो बहुत दूर की बातें हैं। नहीं, देखिए, इसके लिए वहाँ बहुत से हमारे ऐसे व्यक्ति तैयार हैं जो इस काम को बहुत अच्छे से निर्वहन करेंगे। राजनीति में मुझे नहीं आना है, चुनाव मुझे नहीं लड़ना है, लेकिन अच्छा योग्य व्यक्ति उस पद पर बैठे, ये जिम्मेदारी मेरे को निभानी है और हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। आपका, हालांकि हिंदू होने के नाते हर हिंदू जो है तो भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है और उनको कहीं ना कहीं मानता है आराध्य देव के रूप में, लेकिन जब अयोध्या में रामलला का मंदिर की शुरुआत हुई और वहाँ पर नींव रखी गई, तो ये जानकारी आई कि आप पिताजी नहीं चाहते थे कि जाएं या ना जाएं, लेकिन आप अयोध्या चले गए। फिर वहाँ से जब लौट के आए तो अपने कारोबार को एक तरफ उठा के रख दिया। वो जनसेवा जो कारोबार के माध्यम से या कैसे भी करना चाहते थे उसको आपने बिल्कुल लगभग बंद सा कर दिया। आपके अधीनस्थ कर्मचारी ही उसको संभालते रहे कई महीनों तक, और आप जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में आपको अनूपपुर जिले का हिसाब किताब प्रमुख बनाया गया। कई महीनों तक आप उसमें लगे रहे। क्या सुख मिलता है, क्या चाहते थे आप? देखिए कैलाश जी, जानकारी जो आपको मिली, मैं अयोध्या कभी नहीं गया। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन। अयोध्या जाने का बहुत मन है, और जब ये तय हुआ कि अब अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनेगा, तो ये तय था कि चाहे मुझे वहाँ ईंट जोड़नी पड़े, चाहे मशीन ऑपरेट करनी पड़े, चाहे नक्काशी करनी पड़े, मैं हर विधा में निपुण हूँ, क्योंकि मेरा कारोबार ही कंस्ट्रक्शन का है। मैं वहाँ रह के महीनों सालों जितना मैं रह के काम कर सकता हूँ, मैं वहाँ वो कार्य करूँगा। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी आई कि वहाँ कार्य सेवकों की आवश्यकता नहीं थी। प्रभु श्री राम की कृपा से मुझे यह दायित्व मिला कि जिले का हिसाब किताब प्रमुख मुझे बनाया गया और ये कहा गया कि यही अब कार्य सेवा है। तो उसे कार्य सेवा मानकर मैंने सब कुछ त्याग कर उस वक्त प्रभु राम की सेवा में लग गया। तन मन धन से मैं जितना मेरी कैपेसिटी थी, मैं उस कार्य को प्रभु राम की कृपा से 100% अच्छे रिजल्ट के साथ, और उसे मैंने पूर्ण किया। और ये मैं मानता हूँ कि मेरे इस जीवन काल का ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, और भगवान ने जो मेरे को ये जिम्मेदारी दी, न ये कभी पूर्व में ऐसी कोई जिम्मेदारी होगी और न आने वाले भविष्य में कोई ऐसी जिम्मेदारी मिलेगी। मैंने अपने जीवन का एक उद्देश्य था वो पूर्ण कर लिया। ये एक आत्मसंतुष्टि मिली। आप जो पूछते हैं ना कि क्या मिलता है, जो एक आनंद मिलता है वो उसको आप अनुभूति ही कर सकते हैं, उनको शब्दों में प्रकट नहीं कर सकते। अगर एक भूखा आदमी आपको मिले और एक ऐसा आदमी मिले जिसका पेट भरा हुआ हो, आपके हाथ में 2 रोटी हो और आप दोनों को वो रोटी देंगे, जिसका पेट भरा हुआ होगा उसके हाथ में जो रोटी मिलेगी और जो भूखा होगा उसके हाथ में रोटी मिलेगी। उन दोनों का चेहरा देखने के बाद जो सुख की अनुभूति उस भूखे आदमी के चेहरा देखने से आपको मिलेगी, तब आपको इस बात का अनुभव होता है कि हमने एक बड़ा अच्छा काम किया, एक भूखे को हमने एक खाना खिलाया। एक छोटी सी घटना बताता हूँ। डी.के. तिवारी साहब कलेक्टर थे, उनके पास एक, चूँकि पत्रकारिता जगत में था मैं,
शाम को उनके पास बैठा हुआ था तो एक महिला आई और उसने कुछ पैसे मांगे कि लड़की की शादी करनी है, मैं बहुत गरीब हूँ, लड़की की शादी नहीं कर सकती। तो कलेक्टर साहब ने बोला कि ऐसी कैसे कितने लोग होंगे? मैंने कहा सर ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे। बोले क्या हम इन गरीब लोगों की शादी नहीं करा सकते? मैंने कहा बिल्कुल करा सकते हैं। और पत्रकार मित्र थे, सभी लोगों ने कहा कि हम आपका सहयोग करते हैं, एक अच्छा काम होगा। उस समय मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लागू नहीं थी, उसके बाद लागू हुई है। उस वक्त कलेक्टर साहब ने फिर मुझे ये दायित्व दिया कि भाई इस पूरे कार्यक्रम में का संचालन जो करना है उसमें एक प्रमुख जिम्मेदारी मुझे दी गई। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं 72 घंटे लगातार काम किया हूँ। मैं सिर्फ जूस पीता रहा, भोजन नहीं करता था और 1 मिनट के लिए नहीं सोया। 72 घंटे लगातार काम किया और 22 कन्याओं का विवाह पूरे विधि विधान से गरीब कन्याओं का बहुत अच्छे तरीके से कराया। आज वो जो सुख था, आज उसकी अनुभूति होती कि जब वो लोग मिलते हैं आके कि आप हमारे पिता तुल्य हैं और आप लोगों ने इतना अच्छा हमारा सब कुछ काम कराया। आप सोचेंगे कि गांव की वो गरीब लड़की थी, ब्यूटी पार्लर वाले सब आए कि हम दुल्हन को सजाएंगे। उस विधा में जैसे एक घर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जैसे ताम झाम के साथ पूरी शादियां होती वैसी शादी कराए थे। तो ऐसे अच्छे काम करने से जो सुख की एक अनुभूति मिलती है वो दिन भर। अब व्यापार तो अपनी जगह है, एक आजीविका का साधन है बस। आपने कहा कि पत्रकारिता छोड़ दी हमने, कोई दूसरा साधन से सेवा करना चाहते थे आम लोगों की। पिताजी का टाल भी इस कारण हमने बंद कर दिया। 2016 में आपने अनूपपुर में कॉलोनी की आधारशिला रखी, स्मार्ट सिटी, और ये प्रचार करवाया अपने मित्रों परिचितों के माध्यम से कि आपने अनूपपुर को स्मार्ट बना दिया, एक बढ़िया कॉलोनी दी और संभाग में सबसे बड़ी कॉलोनी और एमपी में टॉप 10 की कॉलोनी का आपने दावा किया। और आपके मित्र परिचित भी उसमें वो चारों तरफ गाते रहे कि बहुत अच्छी कॉलोनी बनी है, बहुत अच्छा माहौल बना है, बहुत अच्छे भैया हैं। लेकिन उसके पीछे न कहीं कहना है कि आपका उद्देश्य कारोबार था और पैसा कमाना था उसके पीछे। और आपने इस दौरान शून्य तो नहीं थे, लेकिन ये कहा जाए कि 10 से आप 90 तक पहुंच गए। देखिए, विकास का कोई भी काम वो करना अच्छा लगता है। अनूपपुर एक गलियों का शहर बनता जा रहा था। 10 फुट की सड़क पर लोग मकान बना लेते थे। आज उन्हें भविष्य में कार आएगी उनके पास, कभी कोई आग लग गई तो नगर पालिका की फायर ब्रिगेड कैसे जाएगी, बीमार पड़ गया तो एम्बुलेंस कैसे जाएगी। ऐसे संकीर्ण मार्गों पे नगर बस रहा था। उस वक्त भी एक माननीय कलेक्टर साहब थे, कियावत साहब, उन्होंने कहा कि एक ऐसा काम करो जो एक मॉडल बने। उनकी प्रेरणा से स्मार्ट सिटी अनूपपुर, स्वामी विवेकानंद की उस समय जयंती चल रही थी तो उन्हीं के नाम पे हमने स्वामी विवेकानंद स्मार्ट सिटी का निर्माण शुरू किया। और आज देखिए लगभग हमने 150 लोगों को घर बना के दिए। और कैलाश जी, क्या होता है कि घर सबका एक सपना होता है, और जिस दिन उसे अपनी छत मिलती है और जिस नज़रों से वो देखता है कि आपने हमको एक इतना अच्छा घर बना के दिया, इतनी सुविधाओं के साथ दिया। आज ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ कोई बड़ा बिल्डर आके काम नहीं करेगा। यहाँ हमारे जैसे ही लोग जिनको जुनून सवार रहता है। मैं 18 घंटे काम करता हूँ। स्मार्ट सिटी यूं ही नहीं बन गई। आज रेरा में अप्रूव्ड महाकौशल क्षेत्र का पहला मेरा प्रोजेक्ट रहा है। आज रेरा से भी क्लियर हो चुका है मेरा प्रोजेक्ट। मैं पूर्ण विकास कार्य पूरा कर चुका कॉलोनी का। आज उतने लोग रह रहे हैं, हर जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए महानगरों में, वो सुविधाएं हम दे रहे हैं। ये तो लगभग कॉलोनी वाले देते हैं और शासन भी गाइडलाइन का पालन करवाता है। नहीं करते हैं तो आप उनसे शुल्क भी लेते हैं, जो वहाँ का रहने का शुल्क होता है, अलग से साफ़ सफाई का होता है। कोई मुफ्त में तो आप नहीं दे रहे हैं, नहीं आपने मकान उन्हें मुफ्त में दिया। देखिए, कारोबार है, सिर्फ मेरी आजीविका नहीं, मेरे साथ हजारों लोगों की आजीविका उसके साथ जुड़ती है। लेकिन जिन दरों पर हम ये सुविधा वहाँ उपलब्ध करा रहे हैं,
महानगरों में इन दरों पे ये सुविधा नहीं मिलती। रही बात डेवलपमेंट की, तो 4 कॉलोनाइज़र आए अनूपपुर में, क्यों नहीं बना पाए कॉलोनी बाकी 3? अगर शहडोल संभाग की बात आप देखें तो कितनी सारी कॉलोनियाँ आज भी वहाँ सड़क नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ नालियाँ नहीं बनी है। तो लेकिन जो एक विकास कार्य करना चाहिए, पूर्ण विकास कार्य करके हमने दिखाया उसको, और यही कारण था सफलता का कि अनूपपुर जैसी जगह में बाहर से आके लोगों ने घरों को खरीदा। सच तो ये भी है, और आपको इस बात को स्वीकार भी करना पड़ेगा कि जो कमाई आपको पत्रकारिता के दौरान नहीं होती थी, जो कमाई आपको टाल के दौरान नहीं होती थी, उससे कई गुना ज़्यादा आय आपने इस दौरान अर्जित की। क्या है, हर कारोबार का एक वक्त होता है। पर्यटन उद्योग में बहुत पैसा था, कोरोना ने क्या किया? ऐसे ही बहुत सारी विधाएं हैं। कॉलोनाइज़र भी कॉलोनी करने का भी एक समय था, वो समय गुजर गया। अब स्थिति ये है कि आज इतनी बड़ी संख्या में मकान बने हुए हैं लोगों के और बिक नहीं पा रहे हैं। कॉलोनाइज़र कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है शहरों के। ये ज़रूर बात है कि जिन कॉलोनाइज़रों ने अच्छे ढंग से काम किया, अपने रेट अच्छे रखे, वो अपने व्यापार में सफल हुए। आप करीब 2 दशक से काश्तकारी भी करते आ रहे हैं। 15 से 17 एकड़ के आसपास आपकी भूमि है और वहाँ पर आप काश्तकारी भी करते हैं, वहाँ पर जैविक खेती भी करते हैं, जैविक खाद बनाते हैं, जैविक कीटनाशक बनाते हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं आध्यात्मिक व्यक्ति भी हूँ, आध्यात्मिक प्रवचन सुनता रहता हूँ। एक दिन एक प्रवचन सुन रहा था मैं, उन्होंने कहा कि हम बहुत मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, जवानी के समय पे धन अर्जन करने के लिए खूब पैसा कमा लेते हैं। अब बुढ़ापा आने पे हम इतने रोगों से ग्रसित हो जाते हैं कि फिर उसी पैसे का उपयोग अपने शरीर को ठीक करने में लगाते हैं। ये भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। जब कीटनाशकों का और रासायनिक खादों का बहुतायत में प्रयोग होने लगा तो इससे उत्पन्न अनाज खाने में डर लगने लगा। मनुष्य की आयु 120 वर्ष होती है, आज 60 साल जीना मुश्किल हो गया। आखिर क्यों? क्योंकि हम दूषित अनाज, पानी सब उपयोग कर रहे हैं। उस समय मैंने इन सारी विधाओं से अलग जो एक जैविक खेती होती है उसको शुरुआत की कि हम देसी गाय के गोबर से बने हुए खाद का इस्तेमाल करेंगे, उसी से हम अनाज उगाएंगे और अपने खुद के उपयोग के लिए आज भी मेरे पास देसी गाय हैं, देसी अनाज खुद का उगाता हूँ, देसी सब्जियाँ उगाता हूँ। जितना संसाधन होता है मैं खुद ही उगाता हूँ और उपयोग करता हूँ। और किसानों के लिए एक प्रेरणा दे रहा हूँ कि तुम कितना खर्च कर रहे हो और मैं कितना खर्च कर रहा हूँ। लोगों का एक रुझान जैविक खेती के प्रति बढ़े, क्योंकि ये हमारी पुरातन परंपरा रही है। आपके ऊपर भले ही तमाम आरोप लगते रहे हों कि आप लोग तो कभी कोई पत्रकार कहता था, कोई काश्तकार कहता है, कोई स्कूल का संचालक, तो कोई बिल्डर बोलता है, तो कोई आपको नेता मानता है, तो कोई स्वयंसेवक मानता है। इन सब चीज़ों को मिलाकर देखा जाए और लगभग 2000 के बाद अभी तक के 2 दशकों का आपका सफ़र देखा जाए तो एक सफल व्यक्तित्व और एक सफल कारोबारी या सफल वक्ता के रूप में आप सामने आए हैं। क्या है सफलता के पीछे? आप किसको राज मानते हैं? कौन थे आपका प्रेरणा का स्रोत? माता पिता, घर परिवार या आरएसएस? देखिए, शुरुआती शिक्षा मेरी सरस्वती शिशु मंदिर से हुई और किसी भी व्यक्ति के सबसे अच्छे गुरु जो होती है वो उसकी माँ होती है। तो माता पिता की प्रेरणा थी, उनका मार्गदर्शन था, गुरुजनों का आशीर्वाद था और जो शिक्षा उन्होंने दी कि जिस कार्य को लो तन मन धन से पूरे मनोयोग के साथ, जुनून के साथ उस काम में लग जाओ और उसको पूर्ण करो। तब तक मत रुको जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं हो जाए। जो आपने कहा ना कि इसे छोड़ा फिर उसे अपनाया, फिर उसे छोड़ा उसे अपनाया, उसका कारण ही था कि मैं देखता था कि इस कार्य के लिए मुझे कितना वक्त लगेगा, उतना वक्त मैं उस कार्य को देता हूँ। आज भी 24 घंटे को मैं बांट के रखता हूँ।
सारी अलग अलग विधाएँ हैं। कॉलोनाइज़र का अलग काम है, एक खेती किसानी वाली का अलग कुछ काम घंटे है। आप काश्तकार रहते हैं तो कुछ घंटे बिल्डर बन जाते हैं, तो कुछ घंटे में आप जो है तो स्वयं सेवक बनकर सेवा करने लगते हैं। गाय भी चराता हूँ, गाय की भी सेवा करता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से जो आज का युवा है, अनूपपुर जिला है और शहडोल संभाग की बात करें तो आदिवासी बहुल्य है, और जो सामान्य भी है तो नौकरी नहीं मिल पाने के कारण एक युवा भटक रहा है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आपने भी पढ़ाई की और आगे भी की पढ़ाई कर सकते थे, आप इतने सक्षम थे, पारिवारिक बैकग्राउंड जो था तो काफ़ी ठीक था, लेकिन फिर आपने कोई नौकरी पेशा नहीं चुना, नौकरी नहीं चुना और अपना ये कारोबार और ये एक अपनी अलग लाइन बना दी। तो कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, वो कैसे आगे बढ़े आज जो युवा भटका हुआ है आज का? देखिए, नौकरी के हर आदमी चाहता है कि मैं पढ़ लिख लूँ और मुझे नौकरी मिल जाए। ये सोच क्यों डेवलप हो रही है? अरे आप पढ़ लिखो और आप नौकरी देने वाले बनो। बिल्कुल। एक छोटी सी घटना बताता हूँ। जब मैं आरा मशीन पे काम करता था अपने, तब मेरे पास एक वर्कर था। उस समय मेरे ख्याल से उसे 100 रुपये करीब रोजी चलती थी, काफ़ी पुरानी बात है। उसकी 20 एकड़ ज़मीन थी और मेरे पास 100 रुपये रोज़ में वो काम करता था। बिल्कुल। तो चूँकि मैं किसानों से लकड़ी भी ख़रीदता था, मैं उसके खेत पे गया एक दिन देखने, और क्या लकड़ी, बबूल की जो लकड़ी होती है, मैंने उससे ख़रीदी। मैंने कहा मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, इसके बदले में मैं तुम्हारे को एक कुआं बनवाता हूँ और एक पंप लगवाता हूँ। तो एक कुआं और एक पंप मैंने उसके खेत पे लगवाए, बदले में उससे हमने लकड़ी ली। ये तो एक व्यापारिक था। 2 साल के अंदर अंदर वो आदमी मोटरसाइकिल, जो साइकिल से 200 रुपये की नौकरी करने आता था मेरे पास, उसने मोटरसाइकिल खरीदी और उसमें बोरे में सब्जियां भर भर के लाके और अनूपपुर बाज़ार में बेचता था। तो यहाँ पे अगर आप अनूपपुर ज़िले को आज देखें तो प्राकृतिक रूप से परिपूर्ण है, खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, खेती के लिए इतना अनुकूल वातावरण है, पर्यटन के इतने बड़े संसाधन हैं, लेकिन उसे डेवलप नहीं किया जा रहा है। उस दिशा में लोगों को ले जाया नहीं जा रहा है। उस सोच की ज़रूरत है कि उस सोच के साथ युवा यहाँ पर क्या कार्य कर सकता है। बॉक्साइट होता है, सिर्फ बॉक्साइट खोदते हैं और यहाँ से चले जाता है। बॉक्साइट की फैक्ट्री नहीं लग पाई। कोयला यहाँ से निकलता है, चले जाता है। कोयले पे बेस्ड यहाँ पे उद्योग नहीं लग पा रहे। पानी इतना है, कोयला इतना है, संसाधन इतने हैं। यहाँ तक तो ये हुई अगर अपन मिनरल्स की बात करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो अमरकंटक क्षेत्र जो है, यहाँ जड़ी बूटियों का हिमालय के बाद दूसरा स्थान है। इतनी यहाँ पे दुर्लभ जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं जंगलों से। इनका कितना बड़ा उत्पादन हो सकता है अपने यहाँ, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। नहीं तो एक बहुत बड़ा किसानों के लिए ये आय का संसाधन बन जाए। पर्यटन के लिए अरण्य पुराण में 107 पेज रेवाखंड है। अमरकंटक का विकास क्या आज हो रहा है? आप कंक्रीट का जंगल बना दे रहे हैं, उसका प्राकृतिक स्वरूप बिगाड़ दे रहे हैं। पंचकोसी परिक्रमा आज कोई कर सकता है? मार्ग ही विलुप्त है। तो आप वहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हमारी पौराणिक थी पर्यटन के हिसाब से, उसे पूरा कीजिए। फिर देखिए इतने रमणीक स्थान हैं। आप शिमला, कुल्लू, मनाली जा रहे हैं, उससे कम सुंदर स्थान नहीं है अनूपपुर ज़िले में। इन सब क्षेत्रों के विकास की ज़रूरत है, आपका कहना है? वो सोच चाहिए और उस सोच पे सार्थक पहल चाहिए। किसकी कमी है आपको लगता है कि? निश्चित रूप से अच्छे नेतृत्व की कमी। अपनी भविष्य की योजना, अभी तक तो आप सफल थे, आगे अभी पूरा जीवन पड़ा है और अभी करने को बहुत कुछ है। अपने लिए तो कर लिया, समाज के लिए। आरएसएस में आपके जाने का उद्देश्य लोगों की सेवा, आगे के सेवा का रास्ता आपने कैसे तय किया है? कुछ तो सोचा होगा अपना भविष्य कि मुझे ये करना है। कुछ अच्छी योजनाएं और हैं अपने ज़िले, अपने संभाग के लिए। उन योजनाओं को बहुत जल्द मैं सामने लेके आऊँगा। तो ये थे विवेक बयानी जी। हम आशा करते हैं कि
इनकी योजनाएं पूरी रूप से फलीभूत हो और ये आने वाले भविष्य में अनूपपुर ज़िले के लिए एक आदर्श बनने, इसी शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर हम नई शख्सियत के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।